हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव आपके लिए लेकर आ गया हूँ झारखंड की इकोनॉमिक सर्वे, और इसका ये पार्ट 3 है। इसके पहले ऑलरेडी 2 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं और उसमें बहुत अच्छा खासा कंटेंट कवर किया जा चुका है। अब हम आगे की चीजों को देखेंगे। टोटल 4 वीडियोज होंगे झारखंड इको सर्वे को लेकर, यानी इकोनॉमिक सर्वे को लेकर। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर अभिनव_सर ये सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए, जो कोविड क्राइसिस का दौर था और उस समय एक शब्द बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और ऑब्वियस है, होना भी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात की गई। और ये काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। और जिस तरीके का एक हम स्ट्रक्चर देखते हैं, एक फेडरल स्ट्रक्चर है जहां पर हम इस तरीके से चीजों को समझते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट सही ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं। और इसी तरीके की मैच्योरिटी दिखाते हुए झारखंड स्टेट के द्वारा भी आत्मनिर्भर भारत को बहुत सही ढंग से प्रमोट किया गया। और जो उसका बेनिफिट है वो झारखंड रीप कर रहा है और आने वाले समय में और भी लाभान्वित होगा। अब देखिए, यहां पर जो प्रोविजंस हैं एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो उसके लिए खास तरीके की निधि होनी चाहिए, फंड होनी चाहिए, और वहां पर ध्यान देना चाहिए कि सही ढंग से सदुपयोग हो चीजों का, और जो वेस्टेज हो रहा है उसको रोका जाए और प्रमोट किया जाए बेटर रियलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चरल लॉसेज को रोका जाए, यानी इंफ्रा इस तरीके से डेवलप किया जाए ताकि कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाए जा सके। और देखिए, जो एग्रीकल्चर से मिलता जुलता सेक्टर है जैसे कि फिशरी वगैरह हो गई, डेयरी हो गई, इनका सही डेवलपमेंट किया जाए ताकि फार्मर्स की जो इनकम है उसको बढ़ाया जा सके और एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शन तैयार हो सके राज्य में। आपको पता है कि झारखंड जो है वो एक रिसोर्स रिच और एक फॉरेस्ट रिच स्टेट है, यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्स में भी रिच है। तो यहाँ पर हर्बल कल्टीवेशन, बी कीपिंग इनिशिएटिव्स, या जो लैक होता है यानी जिसको लाह कहते हैं, इन चीजों को बढ़ावा दिया जा सकता है। जो इमली है, टेमारिंड है, उसके ब्रिक्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, यानी कि सेमी प्रोसेस्ड फूड जो है, जिससे कि प्राइस एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन के साथ साथ उन चीजों को प्रमोट करना चाहिए। और इसके लिए कौन सी ब्रांड है जो काम कर रही है झारखंड में? पलास, याद है ना। और देखिए, जो अनटैप्ड पोटेंशियल है हॉर्टिकल्चर सेक्टर का, यानी फ्रूट्स का पल्प वगैरह निकाला जाए, उसका सही यूटिलाइजेशन किया जाए, तो जो कह लें कि जिसका पोटेंशियल है अभी तक अपने पोटेंशियल पर पहुंच ही नहीं पाया है झारखंड की जो एक ब्रांड है जो शरीफा है, उन चीजों को प्रमोट किया जा सकता है बहुत बड़े स्तर पर, इवन इंटरनेशनल मार्केट में। वो सब चीजें आप समझ जाते हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर 7 यानी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल या न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में। फूड सिक्योरिटी से मतलब है कि लोगों का पेट भर जाए। अब उसमें यह नहीं मैटर करता है कि आप कितना न्यूट्रियस फूड खा रहे हैं, कितना पौष्टिक उसमें भरा हुआ है, पुष्ट है या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी कह रहे हैं तो यहां पर आपको हिडन हंगर नहीं दिखेगा। कहने का मतलब है कि लोग जो खा रहे हैं वो पौष्टिक खाना खा रहे हैं, उसमें जो एसेंशियल विटामिन्स हैं, जो प्रोटीन है, जो फैट है, जो कुछ भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो लोगों तक पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि केवल कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट या कह लें एनर्जी गिविंग फूड्स कैलोरी पहुंच रही है। यानी धान गेहूं से कहीं ऊपर उठ के अगर हम न्यूट्रिशन के टर्म्स में बात करें, ज्यादा स्पेसिफिक होकर चीजों को बात करें, तो कहेंगे कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है। तो झारखंड इन दोनों पहलुओं पर काम कर रहा है। लोगों का पेट भी भरना चाहिए और खाना न्यूट्रियस भी होना चाहिए। जो फूड सिक्योरिटी है, तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अचीव करने में। अगर कोई राज्य फूड सिक्योरिटी अचीव करेगा तभी ना वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में सोच सकता है। अब वैसा तो है नहीं कि पहले घर बना नहीं और हम बोले कि ड्राइंग या डाइनिंग रूम में हमें टाइल्स लगवाना है। ये नहीं पॉसिबल है ना। पहले बेसिक ढांचा तो खड़ा हो और उसके लिए फूड सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है।
इन चीजों के बाद सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है, ये सब चीज पर काम किया जाए। और जो बहुत ज्यादा फैली हुई बीमारियां हैं झारखंड राज्य में, जैसे कि डायरिया वगैरह का टाइमली ट्रीटमेंट हो सके और इनसे लोगों को कहीं ना कहीं बचाया जा सके, सही ज्ञान देकर, सही मेडिकल फैसिलिटीज को डेवलप करके, और तब कहेंगे कि ये सही मामले में हम लोग फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को अचीव कर रहे हैं। अब देखिए, जो ईस्ट सिंहभूम है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक है राइस का। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला है झारखंड का जहां पर कि सबसे ज्यादा स्टॉक है धान का, राइस का, तो पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। इसी तरीके से जो दुमका डिस्ट्रिक्ट है उसके पास मैक्सिमम स्टॉक है गेहूं का, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लातेहार जो है इसका पहला पोजीशन है अगर बात किया जाए नमक में, यानी सबसे ज्यादा नमक का स्टॉक कहां पर है, तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। और धनबाद जो कि कोयला के लिए जाना जाता है, तो इसका रैंक 1 है शुगर के भी स्टॉक में। चलिए मेरे साथ एक बार रिपीट करिए, ईस्ट सिंहभूम राइस का सबसे ज्यादा स्टॉक रखता है, दुमका गेहूं का, व्हीट का, लातेहार सॉल्ट का, और चीनी का धनबाद। चारों जगहों को आप एक बार मैप में देख लीजिए। अब यहां पर हम राशन कार्ड की बात करते हैं और उनके बेनिफिशियरीज, ठीक है। तो देखिए 4 तरीके के जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं वो झारखंड में आपको दिखेंगे। एक बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी होती है, यानी गरीबी रेखा से नीचे, और एक रेखा जो गरीबी की रेखा है उसके जो ऊपर पड़ेंगे उनको कहते हैं अबव पॉवर्टी लाइन। तो जो अबव पॉवर्टी लाइन है यानी गरीबी रेखा से ऊपर पड़ने वाले जो लोग हैं उनके लिए व्हाइट कलर का राशन कार्ड इशू किया जाता है राज्य में, ये आपसे पूछा जा सकता है। और रेखा किस तरीके से निर्धारित की गई है, तो जिनकी एनुअल इनकम जो है 1 लाख या उससे अधिक रुपए है, यानी अगर कोई व्यक्ति महीने के 8,000 से थोड़ा ज्यादा कमाता है तो कहेंगे कि वो अबव पॉवर्टी लाइन है झारखंड में। ओके, अब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसमें 3 तरीके के कार्ड होल्डर हैं, एक पिंक कार्ड होल्डर, एक येलो कार्ड होल्डर और एक ग्रीन कार्ड होल्डर। तो देखिए जो पिंक लिखा हुआ है ना, ये पीएचएच के लिए है, यानी कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के लिए, और ये जो येलो है वो अंत्योदय अन्न योजना के लिए, अन्न यानी ग्रेन्स की बात हो रही है। और लेटेस्ट एडिशन है ग्रीन कार्ड होल्डर्स का, जो कि एलिजिबल नहीं पाए गए हैं, जिनको कवर नहीं किया गया है या तो पीएचएच या एएवाई में, उनके लिए ग्रीन। टोटल 4 हो गए कलर में, व्हाइट याद रखेंगे अबव पॉवर्टी लाइन, और बिलो पॉवर्टी लाइन में पिंक, ग्रीन, येलो, ठीक है। अब देखिए यहां पर 4 चीजों को आपको याद रखना होगा दाल भात सेंटर में ही, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले विशेष दाल भात सेंटर, दाल और भात आप जानते हैं स्टेपल डाइट है झारखंड के रीजन का, तो यहां पर विशेष, विशिष्ट, अतिरिक्त और प्रवासी मजदूर दाल भात सेंटर, तो ये सब अब इनका स्पेसिफिक क्या फंक्शन है उसमें आपको नहीं जाना है, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और माइग्रेंट की क्राइसिस हो गई, माइग्रेशन होने लगा, लोग इस तरीके से रोड पर, सड़कों पर आने जाने लगे, तो उन लोगों के भूख को खत्म करने के लिए यहाँ पर प्रवासी मजदूर दाल भात सेंटर्स खोले गए थे झारखंड भर में कोविड-19 के दौरान। अब देखिए बहुत सारे ऑन गोइंग प्रोग्राम्स हैं और स्कीम्स हैं, उनकी यहाँ पूरी लिस्ट आपके सामने नजर आ रही है, ठीक है। जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अन्नपूर्णा योजना, सब्सिडाइज किरोसन योजना, यानी ये मिट्टी तेल जो हो गया, हालांकि इसको कम किया जा रहा है, मतलब इसका यूज जो है उसको डिमोटिवेट किया जा रहा है विथ टाइम। गोदानों का कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है, या जो पुराने हो चुके हैं उनका रेनोवेशन किया जा रहा है, उनका रिपेयरिंग चल रहा है। नमक की मतलब कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना चलाया जा रहा है। अंत्योदय अन्न योजना है, इसके तहत शुगर का भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी कंप्लेंट रिड्रेसल बॉक्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि डिजिटल वेइंग मशीन दिया जाता है पीडीएस डीलर्स को, ताकि माप तौल में किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो। एक फंड बनाया गया है कंज्यूमर वेलफेयर फंड स्कीम। इसी तरीके से जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए डाकिया स्कीम है कि उनके घर तक ये अनाज पहुंचाया जा सके। ये पोस्ट ऑफिस के लिए नहीं, आप समझिएगा डाकिया टर्म यूज किया गया है। और झारखंड स्टेट में एक इमरजेंसी फूड ग्रेन फंड है कंटिजेंसी के तौर पर।
तो इतनी सारी ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं, एक बार में अगर आप चीजों को देख लेते हैं तो आपके दिमाग में रह सकता है। अगर किसी भी तरीके से आपसे बहला फुसला के जेपीएससी कोई भी सवाल पूछता है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब तक तो हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे थे मोटे तौर पर, लेकिन अब जब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे पास दो ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक महिलाओं का और दूसरा बच्चों का। जो महिलाएं हैं उनमें एक आम तौर पर समस्या देखी जाती है जिससे आधे से अधिक आबादी जो है महिलाओं की वो ग्रसित है, और वो है एनीमिया, यानी शरीर में ब्लड में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी। अब ये जो आयरन है ना, हेमोग्लोबिन, ये रेड कलर भी प्रोवाइड करता है ब्लड को और ये ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है। लेकिन कुछ ऐसी बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनके वजह से आम तौर पर अगर किसी महिला का खाना न्यूट्रिशनल नहीं होता है, उसमें आयरन की डिफिशियंसी होती है, तो उसमें एनीमिया का दिक्कत होता है महिलाओं में और लड़कियों में। इस तरीके की आम समस्या है और ये चैलेंज भी है सरकार के लिए, और सरकार इस पर बहुत अच्छा काम भी कर रही है। आयरन के कैप्सूल्स दिए जाते हैं या कई तरीके के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, आयरन रिच खाने के बारे में बताया जाता है, वो सब ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको दो तीन और टर्म समझ लेना चाहिए, एक होता है स्टंटिंग, एक वेस्टिंग और एक होता है अंडरवेट। हम तीनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो स्टंटिंग हुआ इसका मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जो कि बहुत कम हाइट के हैं अपने एज के हिसाब से, मतलब एक 12 साल का बच्चा, उसका जितना हाइट होना चाहिए उससे कहीं कम हाइट का अगर कोई बच्चा है और उसकी उम्र 12 साल है तो वो कहेंगे कि वो स्टंटेड चाइल्ड है। और ये माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, कुपोषण की वजह से होता है, या फिर बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहता है, रिपीटेड इन्फेक्शंस होते रहते हैं, यानी कि हाइजीनिक इन्वायरमेंट में अगर उसको नहीं रखा जाता है। और तीन जो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा प्रिवेलेंस है स्टंटिंग का, तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ये चीजें, झारखंड उसमें इन टॉप 3 स्टेट्स में आता है और ये एक बुरी बात है। ओके, सबसे ज्यादा स्टंटेड चाइल्ड कहां है, तो वो है बिहार में 48%। 5 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं बिहार में 48% ऐसे हैं जिनका उम्र के हिसाब से हाइट कम है। इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर झारखंड। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड में अंडर 5 कितने बच्चे स्टंटेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं पूछते हैं सरकार, क्योंकि परीक्षाओं में कोई अपनी बेइज्जती थोड़ी कराना चाहेगा। ओके, अब जो दूसरा टर्म है वो है वेस्टिंग। इसका मतलब होता है कि हाइट के तुलना में अगर वजन कम है तो उसको कहते हैं वास्टिंग। और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कह लें कि प्रिडिक्टर है मोर्टेलिटी अमॉन्ग चिल्ड्रेन ऑफ 5 एज ग्रुप, यानी 5 साल से कम उम्र के अगर बच्चे हैं और उनमें अगर डेथ का रेशियो देखा जाए तो वेस्टेड चाइल्ड जो होते हैं उनमें डेथ ज्यादा होता है, मोर्टेलिटी ज्यादा है। और ये इसके पीछे जो वजह है वो है फूड शॉर्टेज अलोंग विद अदर रीजन्स। ठीक है, और झारखंड में बहुत ज्यादा प्रिविलेंस है वेस्टिंग का 29%। और अंडरवेट हो गया कि जितना वजन होना चाहिए बच्चे का उससे कम वजन है। देखिए यहां पर क्या था, एज के हिसाब से यहां पर आप देख रहे हैं कि हाइट कम है, लेकिन एज के हिसाब से अगर देखें कि इसका वजन कितना होना चाहिए और तब वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है क्राइटेरिया को, तो कहेंगे अंडरवेट है। और झारखंड में 47.8 यानी करीब 48% ऐसे बच्चे हैं जो कि अंडरवेट हैं। और इसमें सबसे ज्यादा कहां है रेशियो के हिसाब से, झारखंड में। बिहार बस आगे निकल जा रहा है स्टंटिंग में, बाकी झारखंड दो चीजों में टॉप पर है, और ये एक निगेटिव बात है। अंडर 5 मोर्टेलिटी की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा है झारखंड में, और यहां पर इंप्रूवमेंट के साइन नजर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। अगर हम देखें अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, तो ये पहले हुआ करता था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिला के, ये हुआ करता था करीब 39 2015 में, लेकिन अब ये तेजी से घटा है, 2017 आते आते ये हो गया है 34। ओके, लेकिन नेशनल एवरेज से ये काफी अधिक है। नेशनल एवरेज 2017 में देखा गया था कि 23 का था। ओके, तो इन चीजों के बारे में आपको एक विशेष आइडिया होना चाहिए। अब यहां पर स्टेटस बताया गया है माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण झारखंड और भारत में कंपेयर दिया गया है।
ये जो डार्क वाला लाइन है, जो बार है, वो झारखंड के लिए है और जो लाइट बार है वो इंडिया के लिए। तो एक बात तो आप देख के तय कर सकते हैं कि हर मानक में जो भी स्टेटस है कुपोषण का, वो अंडरवेट की बात हो या स्टंटेड हो, वेस्टेड हो, या फिर एनीमिया की बात की गई हो, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स जो होती है, यानी शरीर के हिसाब से वजन का एक रेशियो निकाला जाता है, हर जगह पर हम देखते हैं कि जो भारत की स्थिति है उससे बुरे स्थिति में है झारखंड। यानी ये ग्राफ विथ टाइम नीचे आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत का बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन है यहाँ पे। अब इस सर्किल को देखिए, यहां पर ये सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मल्टीपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन को दिखाया गया है 2015-16 में। अब ये जो डार्क सर्कल है ब्लैक कलर का, ये स्टंटेड चाइल्ड के लिए है। जो ब्लू कलर में दिखाया गया है वो है वेस्टेड, और लाल वाला जो है अंडरवेट। ठीक है, तो यहां देखिए जो तीनों का इंटरसेक्शन निकल रहा है, तो 11% ऐसी आबादी है बच्चों की जो कि तीनों समस्याओं को झेल रहा है। आप समझ सकते हैं कितने ग्रेव सरकमस्टांसेज हैं। अब आप एक्टिविटी वाइज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स देखिए, यहां पर आपको पता चलेगा कि जो सरकारों का प्रयास है फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को लेकर, तो यहाँ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर ओवरऑल न्यूट्रिशन जो पोषण अभियान है उसमें करीब 19% जो है ना वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग में 9% जो नंबर है वो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है एक्टिविटी वाइज देखें तो 6% पार्टिसिपेंट्स हैं, 9% पार्टिसिपेंट्स हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग में, 6% वापिस से फूड फोर्टिफिकेशन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब आप वैसे समझिए कि किसी भोजन में हो सकता है कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लैकिंग होंगे, और अगर वहां पर इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स एडिशनली ऐड कर दिए जाए, मान लीजिए कि गेहूं है उसको पिसवा के आटा तैयार किया गया और उसमें हम विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन ये सब कुछ मिला देते हैं, तो कहेंगे कि ये फूड जो है वो फोर्टिफाई हो गया। ठीक है, तो ये तो मैकेनिकली आप ऐड कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके और जो क्रॉप ग्रो कराया जा रहा है उसी को फोर्टिफाई कर दिया जाता है, तो उसको बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह वो एक अलग कहानी है। ओके, बात आगे करिए एनीमिया वगैरह की, तो एनीमिया 10% लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, और इन चीजों को आप बड़े मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इससे बहुत कुछ आपको झारखंड के बारे में आइडिया लगेगा। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आंसर तैयार कर रहे होंगे तो इन चीजों से आप बहुत ज्यादा लाभान्वित होने वाले हैं। यहां पर आपको एक बॉक्स बना के बताया गया था, झारखंड रिकॉर्डेड द लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन ईस्टर्न इंडिया एंड रैंक 5th लोएस्ट इन द कंट्री। ये एक अच्छी बात है। मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि एक नवजात शिशु को जन्म देने के समय या उसके जस्ट कुछ टाइम के अंदर अगर माता की डेथ हो जाती है तो उसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। और ये एक बहुत बड़ा सूचक है, एक कह लें कि बेंचमार्क है जो बताता है कि हेल्थ केयर की क्या फैसिलिटी है किसी भी देश में या किसी भी राज्य में। अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घट रहा है या फिर कह लें कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घट रहा है तो ये अच्छे सूचक है ना, लोगों के जान ना जाए, ये अच्छी बात होगी ना। तो देखिए 2016-17 के समय झारखंड में 71 हुआ करता था मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और जो नेशनल एस्टिमेट है वो 113 का है, यानी उससे काफी कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि झारखंड सबसे कम है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, इससे कम भी 4 राज्य हैं और उनके नाम है केरला, वहां पर 43 है, महाराष्ट्र 46, तमिलनाडु 60 और आंध्र प्रदेश में 65। लेकिन यहां पर झारखंड की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। और ध्यान दीजिएगा 2004 से 6 के बीच की बात है कि झारखंड में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 312 हुआ करता था, यानी 1 लाख में 312 माताएं जो हैं वो मारी जाती थी। और वो फिर समय के साथ इंप्रूव हुआ, 261 हो गया 2007-9 में, 165 हो गया 2014-16 में, और 15-17 में देख रहे हैं तो ये 76 आ चुका था। और फिर नीचे देखते हैं 16-18 में जब फिर से एक बार हम डेटा लेते हैं तो 71 है, और जो कि ईस्टर्न इंडिया में लोवेस्ट है। यानी 1 लाख लाइव बर्थ जब होते हैं और उस दौरान जितनी माताओं का डेथ हो जाए उसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट।
याद रहेगा ना। चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर 8, जहां पर हम इंडस्ट्री की बात करेंगे। इस सेक्टर को देख लेते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो इसको समझना होगा कि झारखंड में किस तरीके की स्थिति है। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, यहां पर देखेंगे कि मल्टी फैसेटेड रोल प्ले करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में झारखंड के। और जो परफॉर्मेंस है इस सेक्टर का, वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल, काफी क्रिटिकल रोल प्ले करता है एक बैलेंस्ड और रैपिड डेवलपमेंट में, क्योंकि वहां बहुत तरीके के रिसोर्सेज हैं और वहां बहुत तरीके की इंडस्ट्रीज भी हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का एक गजब का सिनर्जी है, जो कि बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहा है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो वहां पर आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेज की जरूरत पड़ती है कि रॉ माल, कच्चा माल कहां से आ रहा है और फिनिश्ड प्रोडक्ट कहां को जा रहा है। ठीक है। और यहां पर एग्रीकल्चरल गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ट्रेड, इन चीजों का बहुत ज्यादा कैपेसिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। और अगर इन सब चीजों का सही संवर्धन होता है, सही सिनर्जी होता है, तो वहां पर आपको एक गजब का ग्रोथ पर इम्पेटस जोर दिखता है पूरे इकोनॉमी में। और ये एक तरीके से ट्रूली एक्ट करता है एज द ड्राइवर ऑफ ग्रोथ। जो लार्ज डिपॉजिट है मिनरल्स के, इनके ऊपर तो हमारा एक सेपरेट वीडियो है, लेकिन आपको एक बार को याद कर लेना चाहिए कि झारखंड में कितने मिनरल रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से हैं, कौन से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं किस में अग्रणी रोल प्ले करते हैं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है और वहां पर इन चीजों को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं इस जगह पर, क्योंकि वो डुप्लीकेशन ऑफ इफर्ट्स होगा। तो 40% जो नेशनल मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनके रिजर्व्स आपको झारखंड में मिलते हैं। और राज्य सरकार का ये एक मकसद है, एम है कि रैपिड डेवलपमेंट की जाए, जितना ज्यादा लोकेशन एडवांटेज लिया जा सके और प्रोएक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना के और विजनरी लीडरशिप के अंतर्गत। तो देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से जेपीएससी में डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं और उसके ऊपर भी हमारा डेडिकेटेड वीडियो है, तो उससे आप जाके लाभान्वित हो सकते हैं। यहां पर देखिए, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है, यहां पर जीवीए में बताया गया है ग्रॉस वैल्यू एडिशन के टर्म्स में। तो ये फिगर देखिए विथ टाइम आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं, उनमें आपको एक बार को डाउनफॉल नजर आता है, लेकिन फिर ग्रोथ होता है और ग्रोथ होते जा रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ कही जाएगी। माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर जो है, यहाँ कोयला वगैरह काफी निकाले जा रहे हैं, या बहुत सारे और भी रिसोर्सेज। और टोटल ओवरऑल देखें तो यहाँ पर आपको एक लगातार ग्रोथ नजर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। और अभी के लिए जो ये फिगर है 87,54,226 लाख का है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। ये बात की जा रही है करेंट प्राइस पर। अब लास्ट 5 सालों में जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है इंडस्ट्रियल सब सेक्टर के हिसाब से करंट प्राइस पर, वो बताया गया है। हालांकि इन चीजों में बहुत ज्यादा मत्था पेची करने का कोई जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम पर आपको मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलिटीज, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, वेयरिंग, ये सब याद रहना चाहिए। देखिए, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसमें जो लार्जेस्ट शेयर है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, 54%, मोर देन 50%। इसके बाद माइनिंग एंड क्वेरिंग करीब 21%, 21.3%। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसका रोल है 21% का। और जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो 2015-16 में 41% हुआ करता था और वो बढ़ के 54 हो गया है। ठीक है, मतलब 54 नहीं, 53.93। इसी तरीके से माइनिंग एंड क्वेरिंग जो है वो पहले हुआ करता था 30% और वो घट के 21.1 आ गया। तो ये आप समझ सकते हैं। और जो भी यहां पर कमी आई है वो सबसे ज्यादा कहां गया, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास गया है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, उसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड वीडियोज हैं। लेकिन फिर भी झारखंड की इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001, 2015, झारखंड की फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, ये आप देख लेंगे, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ साथ। और झारखंड इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो है पॉलिसी 2016 का, इसको भी आपको देख के ही एग्जाम देने जाना है। अब यहां पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की। और झारखंड में करीब 15.88 यानी करीब 16 लाख एंटरप्राइजेज हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं मात्र केवल 2.5% टोटल जो नंबर है एंटरप्राइजेज का नेशनल लेवल पर। यह संख्या बहुत छोटी है। यहां पर आप देखें कि करीब 35 लाख लोग जो हैं वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में इन्वॉल्व हैं। और करीब 22.5% रोजगार ये
तैयार करता है, यहाँ रोजगारों का सृजन हो रहा है, और ये महिला के लिए है, फीमेल एम्प्लॉयमेंट के लिए। और ये मर्द मतलब जो नेशनल एवरेज है उससे थोड़ा ही लो है, नेशनल एवरेज जो है वो 23.86% का है। यहां पर बताया गया था इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन जमशेदपुर। ये पूरा आर्टिकल आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां सेटअप किया जा रहा है, तो याद रहना चाहिए जमशेदपुर टाटा की बात की जा रही है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से प्लास्टिक पार्क की बात अगर पूछ दी जाए किस जिले से इत्तेफाक रखता है, तो देवघर। ओके, इतना ही जानना जरूरी है, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पर प्लास्टिक पार्क है, वो कई तरीके के पॉलीमर प्रोडक्ट्स बनाएगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बात की गई थी 1600 मेगावाट कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट की। तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है उसकी कैपेसिटी जो है 16,000 मेगावाट, तो वो 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा झारखंड में। और इससे आप देखेंगे कि करीब 1500 मेगावाट जो है वो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को बिजली सप्लाई किया जाएगा। इससे बहुत ज्यादा पैसा भी आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे झारखंड में अप्रूव किया गया है राज्य सरकार के द्वारा 14,000 करोड़ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि अडानी पावर का है झारखंड में। ओके, और ये एक्सपोर्ट करेगा बांग्लादेश में बिजली। जो अडानी पावर है झारखंड की, यहाँ पर देखें तो आपको अगर रीजन पता चले किस क्षेत्र की बात की जा रही है, तो जो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, उस एरिया की बात की जा रही है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 9 इंफ्रा एंड कम्युनिकेशन। तो इसका स्टैटिक पोर्शन ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ चीजों पर आपका ध्यान है जो जाना चाहिए। अगर बिजली की बात करें तो जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है मेगावाट में, अगर देखें पावर यूटिलिटीज की, तो कोल जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। इसका कंट्रीब्यूशन 90% से भी ज्यादा यानी कि 91% का है, जो भी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी थी 2020 में। आगे चल के ये समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन 2020 में झारखंड में जो भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है बिजली की, उसके 91% जो एनर्जी है वो कोयला से आ रहा है। और यहां पर टोटल 2276 मेगावाट थर्मल एनर्जी, थर्मल यानी कि उष्मा से, हीट से, वो कोयला से तैयार हो रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन 8% का है, और 191 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस की गई थी सितंबर 2020 के हिसाब से हम चीजों को देख रहे हैं। तो जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनका परसेंटेज आप समझ सकते हैं कि 1% या उससे भी कम रहा। यहां पर देख लीजिए कि कौन सा सेक्टर कितना बिजली का खपत कर रहा है। तो आपको इन फिगर्स को ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, यहां बस आपको सेक्टर पता है तो इस तरीके के चार्ट से हम समझ लेते हैं कि 60% से भी ज्यादा यानी 60.48% जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन में जाता है, करीब 26% जो है वो इंडस्ट्रीज में जाता है, 9.37 और अलग कमर्शियल पर्पसेज के लिए, और बाकी बहुत कम में आप देखें तो एग्रीकल्चर, पब्लिक सर्विसेज और रेलवे का कंट्रीब्यूशन है। ओके, चलिए इतना जान लेना काफी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जो है, इसके अंतर्गत 2-4 स्कीम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि सरल समीक्षा, सुविधा, सक्षम और सशक्त। हालांकि यहाँ पर मैं इन चीजों को डील नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये काफी पुरानी स्कीम्स हैं और इसके बारे में आप बहुत कुछ जान रहे होंगे, नहीं भी जानते हैं कोई बात नहीं, एटलीस्ट इनके नाम याद रख लीजिए कि ठीक है ये बिजली वितरण से इत्तेफाक रखते हैं। यहां पर हम बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। इंडिया में कई सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए हैं, और आप देखें कि झारखंड जो है वो किससे लाभान्वित होता है, तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से। अब यहाँ पर इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में माल ढोया जाएगा, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। और ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट है कॉरिडोर, इसकी टोटल लेंथ है 1856 किलोमीटर, और इसमें झारखंड जो है उसका शेयर है करीब 200 किलोमीटर का, यानी 196 किलोमीटर का। और ये जो कॉरिडोर है ये कई तरीके के वाइटल ट्रैफिक स्ट्रीम जो है वो प्रदान करेगा, और फिर इसे बहुत तरीके के और डेवलपमेंट्स होंगे। अगर अन्य डेवलपमेंट्स को देखें तो यहाँ पे देवघर एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, जमशेदपुर टाटा में धालभूमगढ़ एयरपोर्ट की बात चल रही है, उसका डेवलपमेंट, एक गवर्नमेंट ग्लाइडर ट्रेनिंग सेंटर की बात की गई है दुमका के लिए। आप देख लीजिए कि यहाँ पर सीपीएल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी पायलट्स को, और वो
प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर बेस्ड होगा। पीपीपी मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो यहाँ पे देवघर आपको याद रहना चाहिए, दुमका याद रहना चाहिए, और धालबुमगढ़ एयरपोर्ट आपसे अगर पूछ लिया जाए तो ये जमशेदपुर में है, ये भी बात मालूम होना चाहिए। रीजनल कनेक्टिविटी पर आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उड़ान स्कीम, और इसके तहत जो दुमका एयरपोर्ट है, जो बोकारो एयरपोर्ट है, उनको डेवलप किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और यहाँ से कई सारे फ्लाइट ऑपरेशंस की बात की जाई गई। दुमका पटना, दुमका रांची, दुमका कोलकाता, बोकारो पटना, बोकारो कलकत्ता। ओके, तो ये अभी पाइपलाइन में है, बहुत कुछ आगे चल के आपको अच्छे खबर और मिलेंगे। आईटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस की अगर बात करें तो यहां पर जैसे भारत नेट स्कीम है इंडिया के लिए, तो झारखंड स्पेसिफिक वहां झार नेट है, उसी का आप कह सकते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव है। ओके, और इसका फुल फॉर्म होगा झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसको कि झार नेट भी कहते हैं। इसको कुछ लोग स्वान भी बोलते हैं, और स्वान आपको मालूम होना चाहिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क इसको कहते हैं। ओके, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करेगा, सब डिस्ट्रिक्ट्स को, ब्लॉक्स को, और ये वीडियो, वॉइस, डेटा सर्विस सब कुछ प्रदान करने में मदद करेगा। जो प्रेजेंट एज है डिजिटलाइजेशन का, और आईटी नेटवर्क जो है इसको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए भारत सरकार की जो स्कीम है भारत नेट, और उसी का एक छोटा भाई झारखंड में फंक्शनल है, और ये इंश्योर कर रहे हैं इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एट डोर स्टेप। और जो झारखंड राज्य है ये काफी एक्टिवली आइडेंटिफाई कर रहा है इसके इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स को, और इसमें लगातार काम किया जा रहा है जो भी गैप्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। अब हम देखते हैं चैप्टर 10 यानी कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत तरीके के डेटा फैक्ट्स होते हैं, लेकिन ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम मेंस में और एज अ सिटीजन जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने तो आपके पास बहुत तरीके के फॉलोअर पॉइंट्स होने चाहिए। एक सर्वे कराया जाता है एनएसएसओ के द्वारा, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और उनके द्वारा जो सर्वे कराई जाती है वो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। और यहाँ पर एस्टिमेशंस जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के, तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है झारखंड का, यानी 15 साल से लेके 59 ईयर्स यानी 59 साल के उम्र के लोगों का, तो मात्र उसमें 50% से भी कम यानी 47.7% जो लोग हैं, और आगे चल के ये बात 2017-18 की है, और 18-19 में मात्र 50.5% जो लोग हैं वही एक्टिव हैं यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, तो ये रेट हो गया 50%। जबकि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है स्टेट का वो इंक्रीज हुआ है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घटा है। ऑब्वियस सी बात है, रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी कम होगी, और ये जो कि बेरोजगारी का दर हुआ करता था 8.1% उसे घट के 5.5% हुआ। लेकिन आपको थोड़ा ये भी समझना होगा कि जो कोविड क्राइसिस थी वहां न जाने कितने लोगों के रोजगार चले गए, तो अभी उसके बाद के जो फिगर्स हैं काफी डिस्टॉर्टिंग हो सकते हैं, उनका बहुत ज्यादा अभी के लिए टेम्पोररी पीरियड में रेलेवेंस नहीं रहेगा। जो गैप है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो का मेल और फीमेल में, तो हम देखते हैं कि अर्बन एरिया में वो गैप ज्यादा है, ठीक है, और समय के साथ ये गैप कम हो रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें तो झारखंड में महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज्यादा है अर्बन एरिया के तुलना में। तो जो बेरोजगारी का दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मेल और फीमेल के लिए, वो सारे एज ग्रुप में 17-18 और 18-19 में देखा जाए तो अर्बन एरिया के लिए वो ज्यादा था अगर तुलना किया जाए रूरल एरिया से। तो आप वैसे भी देखते हैं कि अर्बन एरिया में लोगों को ज्यादा वेट करना पड़ता है सुटेबल वर्क के लिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग विवश होकर कोई भी काम पकड़ लेते हैं, ये डिफरेंस है। यानी शहर के लोग हैं उनके पास थोड़ा बहुत पैसा जरूर है, और फैमिली काटर करती है अपने बच्चों को कि ठीक है अभी भाई तू पढ़ाई कर ले, उसके बाद तुम अच्छा अपने लायक रोजगार ढूंढ लेना। यानी लोग शहरों में अंडर एम्प्लॉयड कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेशक ज्यादा हो सकते हैं, अपने पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन काफी कम उम्र में वो नौकरी धर पकड़ लेते हैं।
ये एक आप ग्राफ देखिए, इससे आपको आइडिया लगेगा झारखंड में और इंडिया में क्या स्थिति है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का। यानी झारखंड अभी इंडिया के तुलना में काफी पीछे है अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें 15 साल से लेके 59 साल के उम्र के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये गैप तेजी से कम होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, यहां पर आप देखिए ये लॉकडाउन की स्थिति है, ये जो रेड बार से लेके ग्रीन बार तक दिखाया गया है, और यहां पर बेरोजगारी कैसे तेजी से बढ़ा है। और जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, चीजें ईज करती गई, तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आती गई। ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो सब कुछ जाना हुआ है। अब यहाँ एक टर्म दिया गया था, उसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए। उस टर्म को लिखा गया है मून लाइटिंग। इसका मतलब होता है कि अगर एक ही व्यक्ति है वो एक से ज्यादा काम करता है तो ये मून लाइटिंग कहलाता है। मान लीजिए कि एक इंसान है, वो दिन में पढ़ाने का काम करता है और शाम को फिर वही जाके किसी भी जगह पे एक कैलेंडर बेचने का काम करता है या वो मैगजीन्स वगैरह बेच रहा है। तो क्या है कि वो दो लोगों का काम कर रहा है, और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए हेल्दी चीज नहीं है। इसका ये नहीं मतलब हुआ कि लोग बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोग हर वो काम करने के लिए स्किल्ड नहीं है, इसीलिए कम ही लोगों के पास मौका है कि वो एक से अधिक तरीके का काम कर रहे हैं, और कुछ लोग वैसे ही बेकार पड़े हुए हैं। उनके पास सही स्किल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सही नॉलेज नहीं है, सही उनके पास काम करने की क्षमता नहीं है। तो ये मून लाइटिंग टर्म दिया गया था। इस तरीके से हमारा जो झारखंड इको सर्वे है उसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई दुविधा है, संकोच है, तो बेहिचक आप इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर और अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।